अन्नपूर्णा आप अन्नपूर्णा बोले, आरटीडी एक्ट पे अन्नपूर्णा पे जो बोलना बोले आप। अन्नपूर्णा में अन्नपूर्णा एक तो आपकी वजह से आता तो वैसे ही भूल जाते हैं सब क्या बोलना है। अब पूरा भूल जाओ, धन्यवाद। मुझे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि 3410 लोग सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित थे और आपने प्रमाण पत्र 1214 को किया। क्या ये सही है कि जिन प्रमाण पत्रों को आप सिलिकोसिस की बीमारी से के कारण से पात्र नहीं पाते उनको अपील करने का अधिकार है? क्या आपके ने अपीलेंट वहाँ बोर्ड गठित कर रखा है? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमने आंकड़े पहले के दिए हैं, ये दिए हैं बोर्ड ही नहीं मेरे पास। एक मिनट सुनो, आप सब मेरे पास हमारे श्रम विभाग के पास जब तक ये राशि थी देने की, ये हमारे से ट्रांसफ़र हो गई 22 के अंदर। ये आंकड़ा 22 से पहले का है। इन्होंने मांगा है सिर्फ 2 साल का। पॉलिसी बनी थी 19 में, 19 से लगा करके 2 साल का मांगा है। ये 20 के उन्होंने दिया होगा या उनका उपरांत डेथ के उपरांत 2 लाख दे दिया होगा। तो अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी ये नहीं कह सकते कि इनके पास ट्रांसफर वाग नहीं हुआ। सवाल मैंने इतना सा किया, मेरे को मालूम है ये भरतपुर के अंदर इनका सिलिकोसिस का अपीलेंट बोर्ड बनना चाहिए तो नहीं बना। इसके कारण से अध्यक्ष महोदय, ये 3410 लोग जिनमें से इन्होंने दिया 1214 को प्रमाण पत्र, शेष रहे लोगों को अपील करने का अधिकार भी खत्म कर दिया इन्होंने। तो ये तो कह देंगे अपीलेंट बोर्ड बना देंगे। ये अपील का अधिकार है। जब हम कह रहे हैं कि मतलब 19 में पॉलिसी बनी और 21 में हमारे पास ये दिव्य इनको दे दिया। आपको जो पता है कि ये आंकड़ा मतलब 4 साल का, ये मांग रहे 2 साल का। ये 21 से 22 सीधा मांग रहे 2 साल का। आप 4 साल की बात करें, पहले इनको दे दिया है। माननीय मंत्री जी, बात समझे। श्रम विभाग और सामाजिक दो के समझ में आया। आप आंकड़े दे रहे हो श्रम विभाग के, अब आपके ट्रांसफर हो गया सामाजिक विभाग में। उत्तर देते समय सामाजिक विभाग की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। जब हम जवाब देते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट की सूचना लेकर हम करें। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न जो गंभीर इसलिए है कि 2 साल में 6000 में से 3400 आदमी आपके आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से 1200 को दिया। इसका मतलब वहाँ सिलिकोसिस बीमारी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं करूँगा कि दोबारा सामाजिक न्याय विभाग है आपके पास आ गया, तो आप इंटरेस्ट लेकर वहाँ पर कैंप लगाएं और सिलिकोसिस के पेशेंट को आइडेंटिफाई करें और जिनको बेनिफिट देना उसको बेनिफिट देने का काम करें। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, प्रश्न संख्या 543। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में उदयपुर एवं जोधपुर में योग व प्राकृतिक चिकित्सा के महाविद्यालय खोलने की बजट घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में उक्त स्थानों पर महाविद्यालय खोले जाकर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर दिए गए हैं। उक्त महाविद्यालयों के संचालन की अनुमति की प्रति परिशिष्ट संलग्न है। खंड 2, इन महाविद्यालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के निम्नलिखित 6 विभाग संचालित होते हैं। प्रथम वर्ष दर्शन संहिता सिद्धांत विदिन द ब्रैकेट संस्कृत शिक्षा। दूसरा शरीर रचना क्रिया शरीर जैव रासायनिक विज्ञान। द्वितीय वर्ष के लिए रोग एवं प्रकृति विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा स्वस्थ व्रत आहार एवं पोषण विज्ञान आहार द्रव्य। तीसरा प्राकृतिक विज्ञान। तृतीय वर्ष के लिए योग विज्ञान और मनोविज्ञान। शैक्षणिक वर्ग में जोधपुर व जोधपुर के लिए उदयपुर व जोधपुर के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 7-7 पद तथा शैक्षणिक वर्ग में क्रमशः 19 व 27 पद स्वीकृत किए गए। विवरण परिशिष्ट व पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, इन महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों की भी साथ में ही स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित चिकित्सा विधा जैसे एनिमा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, स्टीम बाथ, मालिश, सेक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, योग एवं आहार चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी कि ये जो नए खोले गए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, ये नए चिकित्सालय खोले गए हैं कि पहले से चल रहे चिकित्सालयों में ये खोले गए हैं चिकित्सा महाविद्यालय, और अगर नए खोले हैं तो इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? एक और प्रश्न है, मैं उसके बाद पूछूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये टोटल 8 हमने महाविद्यालय खोले हैं। 2 तो ऑलरेडी जो उदयपुर और जोधपुर में जो हमारे जो महाविद्यालय संचालित हैं उन्हीं में ही इनको जोड़ा गया है, और 6 जो हैं नए खोले गए हैं, जो 6 जिसमें
संभागीय हेडक्वार्टर से प्लस एक सीकर लिया गया है। और इसके लिए जो बजट स्वीकृत किया गया है, 6 एकीकृत महाविद्यालय जो है भवन निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए, वर्तमान में संचालित जो रहे हैं 4 में, बजट प्रावधान तो 23-24 में किया गया है। 6 इंटीग्रेटेड कॉलेजेस के लिए तो 39 करोड़ 60 लाख रुपए, उदयपुर के लिए 3 करोड़ 27 लाख और जोधपुर के लिए 3 करोड़ 44 लाख बजट स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी कि उदयपुर में जहाँ पर जो चिकित्सालय के साथ में ये कॉलेज खोला गया है, भटियानी चोटा एक पुराना शहर के बीच में है और वहाँ पर ये चिकित्सालय, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब से मेरी नानी के घर के पास में और हम जाते थे और उस चिकित्सालय में कोई सुविधा नहीं है। और ये बजट घोषणा 2021 की है और जोधपुर में भी मैंने पता करा, वहाँ पर भी यही स्थिति है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा आज की उसमें बच्चों को हम भी मोटिवेट करते हैं कि आप इसमें जाएं और पढ़ें, लेकिन उन बच्चों के वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, ऐसी सुविधाएं जिससे उनको वाकई में फ़ायदा मिल सके। एक और प्रश्न है, उसके बाद आप अपना अच्छा आप सुविधा की बात करो। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रताप सिंह जी, राजस्थान गलत बात। राजस्थान देश में वो राज्य है जहाँ सबसे अधिक 19 महाविद्यालय सरकारी प्लस निजी महाविद्यालय योग नेचुरोपैथी के खोले गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प है कि निरोगी राजस्थान, तो हमने इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया है, जिसमें एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग नेचुरोपैथी, यहाँ 19 महाविद्यालय। केवल दूसरा राज्य जो है तमिलनाडु है, जहाँ 18 महाविद्यालय कर रहे हैं। बी स्पेसिफिक अबाउट उदयपुर। तो मैं इसलिए बताना चाहूँगा, जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जब हमें परमिशन मिलती है, जैसे हमने इंटीग्रेटेड कॉलेज शुरू किए सर, तो वो जहाँ भी हमें किराए के भवन या एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी वो सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भवन की आवंटन की, भूमि की आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जल्दी शिलान्यास कर रहे हैं, जहाँ इनके खुद के अलग से हॉस्पिटल्स होंगे और कॉलेजेस होंगे। माननीय मेरे को एक क्वेश्चन, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आपने जो ये आंकड़े दिए हैं हम भी सहमत हैं और ये योग चिकित्सालय होना चाहिए। आप ये बताइए कि जो पद हैं, 30-30 बच्चों का आपने आवंटन किया और 8 जिले आपने इसमें लिख कर दिए हैं कि यहाँ पर इतने बच्चे हैं। कितने पद स्वीकृति तो आपने बताई कि इतने पदों की स्वीकृति है, कितने पद रिक्त हैं और कितने भरे हुए हैं? और अगर भरे हुए हैं तो कितने आपने परमानेंट टीचर्स रखे हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा, टोटल जैसे 6 महाविद्यालयों के लिए 2 जोधपुर और उदयपुर ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, तो वहाँ कम पद स्वीकृत किए गए थे। लेकिन मैं बता दूं कि हमने 6 महाविद्यालयों के लिए जो स्वीकृत किए, टोटल 192 पदों की कुल आवश्यकता है जिसको स्वीकृत किए गए हैं। मेडिकल स्पेस 6 पद स्वीकृत 6-6 के हिसाब से किए गए, करीब 72 नंबर आप प्लीज 20 स्पेसिफिक, इतने ग्रेड किए, कितने भरे हुए, बात खत्म हुई, डिटेल पे भी। इन 2 महाविद्यालयों में बताना चाहूँगा सर, जैसे जोधपुर के 34 पद स्वीकृत हैं, 8 कार्यरत हैं, 26 रिक्त हैं, लेकिन इनको यूटीबी के आगे प्लीज, आप आगे नहीं। उदयपुर में 30 पद स्वीकृत हैं सर। काम कितने कर रहे हैं? और कार्यरत हैं 7 के करीब, 7 लगभग 7 कार्यरत हैं सर। ठीक है, माननीय लिमिट प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 3 में मंत्री जी ने कहा है ये महाविद्यालय है 21-22 में खोल बजट में, और आपने कहा कि इन संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की चिकित्सालयों निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं होगी। उसके आगे बाद में आपने लिखा प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित विद्या, एनीमा, मिट्टी चिकित्सा, ये सब लिखी है। तो ये होगी है या हो गई है? ये की जा रही है सर। नीचे आप पढ़ेंगे तो मैं लिखा है चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ये उसका पार्ट है। चिकित्साएं उपलब्ध होंगी, फिर मैंने लास्ट में जोड़ा है ये चिकित्साएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न। मंत्री जी, यदा कदा ऐसे मौके आते हैं जब इस प्रकार के प्रकरण सदन के सामने आते हैं। ये जो नैनो का बात है, इसमें 90B करवाने के लिए आवेदन भी आए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब 90B करने के लिए आवेदन आ जाते हैं और ये नक्शा गायब पाया जाता है, उस 90B के आवेदन के साथ नक्शा लगाया जाता है, तो FIR दर्ज है। कम से कम इन सारे प्रकरणों को एक साथ देखकर ये पूरा संगठित गिरोह है। मैं निवेदन करूं, आपको मालूम है महाजन फील्ड फायरिंग की जमीनें भी इसी प्रकार ट्रांसफर हुई थी।
लूटखंड सर में सभापति अध्यक्ष महोदय लूट है जमीन की, इसलिए इसको गंभीरता से ले। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको इतनी गंभीरता से लेकर इतनी बात कही। तो ये एफआईआर है, एफआईआर में की प्रति में आप जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उस जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन सबको लेंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी। मैं मंत्री जी, मैं समझता हूँ उपनिवेशन और राजस्व इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने से इसका फायदा उठाया जा रहा है कि उपनिवेशन की जमीन को राजस्व में ट्रांसफर करो और उपनिवेशन के नक्शे राजस्व में नहीं आते हैं, इसलिए सब गड़बड़ चल रही है। इसलिए बाकी स्टेट में आप करते रहे, इन जगह पर आप पहले प्राथमिकता के आधार पर करें और ये दो साल का टाइम पीरियड कम हो सके तो चीजें सामने आएगी, इस पर करेंगे। प्रश्न संख्या 546। उत्तर पड़ा हुआ माननीय प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा, मंगलेश्वर महादेव मंदिर मातृकुंडिया के विकास के लिए 308.56 लाख रुपए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है 26/6/23 को। सरकार कब तक इसके टेंडर लगा करके कार्य पूरा करवा देगी, नंबर 1। और दूसरा, मातृकुंडिया धार्मिक स्थल पर भगवान परशुराम पेनोरमा बना हुआ है, लेकिन वो जवाब आया कि वो खुला है जबकि वो बंद ही रहता है। ये क्वेश्चन का जवाब दे, दूसरा बाद में पूछ लेता। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न 15 की आप बात कर रहे हैं वो चालू है और मैंने कल ही वहाँ के जो एसडीओ के नेतृत्व में संचालित रहता है उनसे उसकी वीडियोग्राफी की मंगवाई है। मैं मेरे फ़ोन में मैं आपको वीडियोग्राफी उपलब्ध करवा दूंगा। कब तक टेंडर की प्रक्रिया कब हो जाएगी? पहले वाले प्रश्न का भाग जवाब दें। जो आपकी 28/6/2023 को स्वीकृति निकली उसका काम कब कंप्लीट कर देंगे? ये जो नई स्वीकृति जारी हुई है ये इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति सब जारी हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया दिन है, जल्दी टेंडर करवा के चालू करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न श्री मनोज कुमार। एक सेकंड, काम के बातों के अंत में नहीं, वो नहीं, एक शनि महाराज के लिए, शनि महाराज धार्मिक स्थल पर भी, शनि महाराज के लिए कौन मना करेगा? ये है प्रश्न। मेरा निवेदन ये था कि देवस्थान विभाग के द्वारा 18-19 के अंदर 50 लाख रुपए लागत से डीपीआर बनाई गई थी। उस डीपीआर का क्या हुआ, उसमें कितना बजट आना है, उसकी स्वीकृति हुई कि नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये थोड़ा माननीय प्लीज। अगला प्रश्न मनोज कुमार प्लीज। प्रश्न संख्या 547। वो जवाब देंगे, वित्तीय साधन उपलब्ध देंगे, बात तो वही आएगी, उत्तर वही आएगा, कहाँ आएगा? श्री हरेंद्र निमामा। अगला प्रश्न विठल शंकर अवस्थी। प्रश्न संख्या 549। उत्तर पढ़ा गया, माननीय प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जवाब मिला है उसमें ये जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी उपनगरपुर के लिए, उसको 3.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है और लगभग जो आपने इसमें जवाब दिया है 718 परिवारों का सर्वे हुआ, जबकि 2,500 से 3,000 तक मकान वहाँ क्षतिग्रस्त हुए थे और वो मकान मालिक अभी भी परेशान है और वो अपना घर बार का ठिकाना नया ढूंढने को है। तो मेरा एक निवेदन है कि या तो आप सर्वे वापस करवाइए, 718 नहीं है, ये 2,500 की लिस्ट तो यूआईटी बिलवाड़ा में बनी हुई। प्रश्न पूछें, वापस सर्वे कराएं, बात खत्म हो गई। एक तो वापस सर्वे करें, दूसरा मेरा ये निवेदन है कि कलेक्टर से जब समझौता हुआ था तब 1 रुपए की कीमत पर ये भूखंड देने का लिखित समझौता हुआ था कलेक्टर और ग्रामवासियों के बीच में, और अब यूआईटी पूरा पैसा लेके वो प्लाट दे रही है, तो ये एक तरह का उनके साथ अन्याय है। उस समझौते के आधार पर ये निर्णय होना चाहिए कि क्या हम वापस 1 रुपए की कीमत पर ये भूखंड देंगे। दूसरा, आप प्रश्न पूछे, एक्सप्लेन कर बैठे आप। दूसरा, मुख्यमंत्री बात पर समझौते के आधार पर करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। नहीं, वो निःशुल्क 2 प्रश्न हो चुके हैं ना, बैठे आप तो उसको एक्सप्लेन, 2 प्रश्न पूछ चुके हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां दौरा किया गया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया, ये 2000 बता रहे हैं, 718 है, रीसर्वे करवाना है कि नहीं करवाना, बात सीधी होती बताएं। वापिस करा देंगे सर, पर पहले भी ये जो सर्वे हुआ था आईआईटी रुड़की की टीम आई थी, अब उससे कोई संबंध नहीं है, उसकी अपन ने भुगतान किया था, उसके बाद कराया था। अब आपके निर्देश होंगे दोबारा करा देंगे। नंबर 1 यही है। नंबर 2 ये पूछ रहे हैं कि जो समझौते में 1 रुपए में पट्टे में हुआ उसको कर रहे कि नहीं कर रहे, सीधी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जानकारी है वो यूआईटी की रिजर्व दर पे देने का था और उस पर काफ़ी लोगों ने
93 लोगों ने इसके लिए उनकी लॉटरी निकाली है और जिसमें से 425 ने रिजर्व दर पे आवेदन कर दिया है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लिखित समझौता हुआ है, वो लिखित समझौता पेश कर दे तो आप फैसला करना, नहीं लिखित समझौता तो नहीं फैसला होगा, बात खत्म हुई। लिखित समझौता तो कॉपी देना, बात खत्म हुई ना। दूसरा मेरा सॉल्यूशन चाहते हैं, अपन रास्ता बोलना चाहते हैं, हाँ, तो सॉल्यूशन बता देना आपका, ठीक है, रीसर्वे हो जाएगा, अपने आप सामने आ जाएगी, समझौता होगा तो एक में हो जाएगी। मेरा क्या बचा? एक प्रश्न और प्रश्न क्या बचा? मेरा ये निवेदन है, मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की थी कि 1 करोड़ रुपए वो पीएचसी के लिए देंगे, वो रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। और दूसरा, जितने भी मंदिर और जो मस्जिद थे, आप एक प्रश्न में हो गया अपने, आप ये बात घोषणा आप इन्होंने किया, मेरे को मैं बता, आप बैठे, है। मैं आपकी भावना समझ गया। माननीय मंत्री जी बैठे। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि उसमें जो समझौता हुआ है, जिस समझौते के अंतर्गत उनको जमीन का पट्टा देना, मुआवजा देना है, वो सब चीजें क्रियान्वित करने की इच्छा है नहीं। बात करते हैं, बात करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 रुपए में यूआईटी जमीन नहीं दे सकती है और 1 रुपए का कोई समझौता नहीं है। इनमें से जो है मैं आपको बता रहा था, 210 लागू करेंगे, जमा करा दिए। आप भी उसको उत्तर का लंबा कर, आप समझे, बी ब्रीफ, मैं समझ में नहीं आता। आप समझौता लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, बात खत्म होती है, सीधी बात है। आप सरकार समझौता लागू करेगी कि नहीं करेगी, बस दैट्स ऑल। सर, समझौता हुआ तो लागू। बैठे आप, प्लीज आप बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे। प्रश्न पूछने का आपने ऐसा तरीका बैठे, ये क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं है, बोलता डिमांड है तो डिमांड थोड़ी है। अगला प्रश्न बिहारी लाल, अगला प्रश्न श्री जेपी चंद्रिया 551। बहुत अपन प्रश्न को इतना लंबा करना चाहते हैं, मेरा नहीं। आप बैठे प्लीज। अरे आप बात बैठे, कॉपी ला के देना ना, बात कॉपी नहीं बोले जा रहे अपन। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत जिला नागौर में विगत 4 वर्षों 2018 से पड़ा हुआ प्रश्न पूछे कुछ हो तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि ओबीसी, आपने उत्तर में कहा है ओबीसी के छात्रों के लिए भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो रही है। ये आपके और भारत सरकार के बीच का पर्याप्त होना न होना ये अलग बात है, लेकिन छात्र जो ओबीसी के हैं उनको क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या इसके लिए कोई इफेक्टिव उपाय आप करेंगे? नंबर 2, आपने इसमें ये बताया कि कुछ खामियां रहने के कारण से छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इन खामियों के लिए को पूरा करने के लिए क्या विभाग की ओर से कोई नोडल अधिकारी आप नियुक्त करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, नोडल अधिकारी नियुक्त है और रेगुलर जो खामियां पूर्ति होती है उनका भुगतान हम करा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आपने ओबीसी की जो स्कॉलरशिप के लिए कहा है, ओबीसी की स्कॉलरशिप केंद्र प्रतिवर्तित योजना है जिसके अंदर 60-40 का रेशो है। 60% भारत सरकार देती है, 40% हम देते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार के द्वारा ओबीसी का बजट नहीं दिया जा रहा है और एक प्रकार से एक लिमिटेड राशि कि 50 करोड़ रुपए हम देते हैं और उसमें जितने बच्चे उन्हीं को दी जाती है, या 25 करोड़ रुपए की राशि डालते हैं उतने में ही दी जाती है, उसके अलावा राशि देने का प्रावधान नहीं है। हमने खुद भी कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि इसके अंदर राशि बढ़ाए। और एक चीज और निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ओबीसी की जो स्कॉलरशिप पहले एमबीबीएस की 2,95,000 दी जाती थी, उसको भी घटा के भारत सरकार ने 20,000 रुपए कर दिया गया है और ये लगातार दिक्कत आ रही है। एक्सटी की भी दिक्कत आ रही है जो 3 सालों से भारत सरकार से उसका भी पैसा नहीं आ रहा है। प्रश्न का उत्तर देने में डिमांड नहीं है, प्लीज बी स्पेसिफिक। अगला प्रश्न श्रीमती कृष्णा पुनिया, मुरारी मीणा जी। उत्तर पड़ा हुआ माना गया, कोई प्रश्न पूछना कृष्णा जी? जी बैठे मुरारी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है, घटना के कितने समय बाद इस का निस्तारण किया जाता है? और दूसरा मेरा सवाल है सर, क्या मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी इन किसानों को लाभ मिल सकता है? अध्यक्ष महोदय, जो समय का
बारे में जानकारी चाहिए। इसमें हम तुरंत प्रभाव से कोई समस्या में होती नहीं है, मैक्सिमम 6 महीने होते हैं, उसके बाद में भी कोई अप्लाई टाइम नहीं कर पाता है तो 9 महीने हमारे डायरेक्टर स्तर पर निस्तारण होता है, और उसके बाद में भी यदि कोई दिक्कत होती है तो 15 माह तक सरकार को पावर होती है। वैसे विद इन टाइम ही ज़्यादातर इनका निस्तारण कर दिया जाता है। दूसरा आपने जो पूछा उसमें डबल कोई बेनिफिट ले नहीं सकता। जो आपने मुख्यमंत्री या तो हमारे यहाँ से बेनिफिट मिलेगा या फिर वहाँ से मिलेगा, जो कोई वहाँ से ले लेगा उनको हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा, और जो हमारे यहाँ से लेगा उनको वहाँ नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत ये इन दुर्घटनाओं को जोड़ा गया है? नहीं, मुख्यमंत्री जो उसकी दर है वो भी अलग अलग है। हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए देते हैं। मुख्यमंत्री जो जीवन योजना दुर्घटना बीमा योजना है उसमें 10 लाख तक प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति दुर्घटना होती है वहीं क्लेम करेगा, 10 लाख लेगा, 2 लाख क्यों लेगा, लेकिन एक जगह क्लेम मिलता है उसको, चाहे हमारे यहाँ से ले लो चाहे वहाँ से ले लो। अगला प्रश्न अशोक लावटी। क्वेश्चन नंबर 553। माननीय मंत्री जी उत्तर पड़ा हुआ माना गया, प्रश्न पूछ लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 22-23 की घोषणा से 23-24 में आपने बजट स्वीकृत किया है। इस बजट में अब तक कितना काम हो गया, और ये किराए के भवनों से ये बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार हो जाएगी जिसमें छात्र पढ़ पाएंगे? फिर अगला एक क्वेश्चन और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जितने भी तकनीकी कॉलेजों की जब खोलने की घोषणा होती है तो जब तक हमको AICTE से परमिशन नहीं मिल जाती तब तक हम जो है महाविद्यालय नहीं खोल सकते। और इसके लिए फाइनेंस ने हमको 20 करोड़, जो उसका विवरण मैंने आपको दे दिया है, वो स्वीकृत हो चुका है, DPR बन चुकी है, और टेंडर की कार्रवाई खेतान महाविद्यालय जो परिसर में है उसमें भूमि का आवंटन कर दिया गया है, और निश्चित रूप से क्लासेस भी रीप का एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और पहला सेशन जो है हमने जो 4 विभाग खोले हैं जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको भाग्यशाली होना चाहिए कि जयपुर में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा राजस्थान सरकार के द्वारा इस इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से दी जाएगी। और निश्चित रहिए आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए जल्दी ही इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा खेतान महाविद्यालय परिसर में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये भाषण तो अच्छा था, पर आपने ये लिखा है कि शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्या संबल योजना के तहत शैक्षणिक स्टाफ लगाया जाएगा। जिस ग्लोबल स्टडी की आप बात कर रहे हो उनमें विद्या संबल में टीचर लेकर आप सोच रहे हो कि हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ भला करेंगे। आप मुझे ये बताएंगे मंत्री महोदय कि इतने टेक्निकल एजुकेशन में पूरी ग्लोबल शिक्षा में कंपटीशन के लिए आप स्थायी रूप से कॉम्पिटेंट टीचर्स कब तक भर्ती करके और लगा देंगे, या अभी तक कितने लगाए हैं? ये भाषण तो अच्छा दे रहे हो आप। प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। मैंने आपको पहले बताया कि टोटल पद हमको प्रत्येक विभाग वाइज 11 पद हमको टीचिंग स्टाफ के लिए, एक प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल, 3 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट, एज पर दी AICTE नॉर्म्स और जो रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक भरे जाएंगे। तब तक जब तक ये नहीं भरे जाते हैं हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी है, डेपुटेशन के माध्यम से प्रिंसिपल का डेपुटेशन कर दिया गया है, एक और अकाउंट्स का ऑफिसर का डेपुटेशन कर दिया गया है। बाकी के पद जो हमारे हैं, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और 4th क्लास स्टाफ, इनको हम UTV के माध्यम से और प्लस जो अध्यक्ष उसके महोदय ये एडमिशन शुरू हो गए हैं। बेटा प्लीज, उत्तर नहीं सुनना आपको, गलत बैठे, नीचे बैठे, मंत्री बोल रहे हैं, गलत परंपरा है। मंत्री जी बताए तो आप निश्चित रहिए जल्दी ही, और इसका शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। आप निश्चित रहिए विद्वानों को ही बुला करके इसका काम शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा समाप्त हुआ। नमस्कार बेटे। नमस्कार। मुझे माननीय प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री शंकर सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र ब्यावर के 7 युवक जुलाई 2023 को मनाली हिमाचल प्रदेश में पानी के तेज तालाब में बहे युवकों के शवों की तलाशी करवाने के संबंध में। श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में बढ़े हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री राजकुमार सदस्य की ओर से कार्तिक भील हत्याकांड में परिजनों द्वारा न्याय के लिए जिला मुख्यालय सिरोही पर दिए जाए रहे धरने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री छगन सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम प्रारंभ करने संबंधी वर्ष बजट घोषणा की क्रियान्विति में हो रहे विलंब के संबंध में।
श्री निर्मल कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में नवगठित जिलों की घोषणा से आम जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में। श्री बलवान पूनिया सदस्य की ओर से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर संविदा कर्मी लगाए जाने एवं युवाओं को रोजगार दिए जाने के संबंध में। प्रदेश में निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट के वितरण में RTTP एक्ट का उल्लंघन कर निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री राजेंद्र राठौड़, श्री सतीश पूनिया, श्रीमती अनिता भदेल, श्री मोहन राम चौधरी, श्री गोपीचंद मीणा आसपुर, श्री चंद्रभान सिंह आकिया, श्री रूपराम मकराना, श्री नारायण सिंह देवल, श्री जक्सी राम, श्रीमती शोभा चौहान, श्री सुभाष पूनिया, श्री ललित कुमार ओसवाल, श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री संजय शर्मा, श्री धर्मनाथ जोशी, श्री संदीप शर्मा, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्री हमीर सिंह भायल, श्री प्रताप सिंह, श्री गोविंद प्रसाद, श्री नरेंद्र नागर, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री गोपीचंद मीणा जहाजपुर, श्री समाराम गरासिया, श्री बाबूलाल जाडोल, श्री अविनाश, श्री बिहारी लाल, श्री कालूराम, श्री जबर सिंह सांकला, श्री अमृतलाल मीणा, श्रीमती कल्पना देवी, श्री फूल सिंह मीणा, श्री अर्जुन लाल जिनगर, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री जोराराम कुमावत, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, श्री पब्बाराम, श्री गुरदीप सिंह, श्रीमती संतोष, श्री वासुदेव देवनानी। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य राजकुमार रोत, श्री बलवान पूनिया, श्रीमती अनिता पटेल, श्री सुभाष पूनिया, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं। श्री राम प्रताप कासनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ की तहसील सूरजगढ़ में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में। श्री जक्सीराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रेवदर के उपखंड मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय खोलने के संबंध में। श्री रामनारायण मीणा सदस्य की ओर से निर्माणाधीन नवनेरा बांध के कार्यालय का संचालन कोटा के स्थान पर कार्यस्थल के समीप इटावा में रखने के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह आकिया सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालकों एवं परिचालकों का समय समय पर स्वास्थ्य निरीक्षण करवाए जाने के संबंध में। श्री अभिनेश मर्सी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में बरसाती एवं दूषित जल भराव की समुचित निकासी की व्यवस्था करने के संबंध में। श्रीमती कृष्णा पूनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में फसल बीमा कंपनियों द्वारा बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के स्थान पर सैटेलाइट व्यवस्था से कृषकों को भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री आकम अली खान सदस्य की ओर से SMS चिकित्सालय जयपुर में भर्ती मरीजों के परिजनों के ठहरने की उचित व्यवस्था करने के संबंध में। श्रीमती मनीषा पवार सदस्य की ओर से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर में मंत्रालयिक कर्मियों की कैडर स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी के संबंध में। श्री हरेंद्र निमामा सदस्य की ओर से सिंगानिया विश्वविद्यालय के B.Ed किए छात्रों को शिक्षकों के पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री कांति प्रसाद सदस्य की ओर से सरिस्का अभ्यारण्य में तालाब में कुंडला तक DMFT फंड के तहत सुरंग बनाने के संबंध में। श्री जोराराम कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में बिपरजॉय तूफान में क्षतिग्रस्त तटों, सड़कों, पुलियों तथा तालाबों एवं अनिकट का पुनर्निर्माण करने के संबंध में। श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से मांडलगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री छगन सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त ईंट एवं कजावा निर्माण करने वालों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में। श्री निर्मल कुमार सदस्य की ओर से सांबर फुलेरा को जिला बनाए जाने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री राजकुमार रोत। सिरोही जिला मुख्यालय पर पिछले 6 माह से कार्तिक भील उर्फ कांतिलाल उसके परिजनों द्वारा जिला मुख्यालय पर उसकी जो हत्या हुई थी, उस हत्या के जो दोषी लोग थे, जो मुलजिम थे, उनको गिरफ्तारी को लेके और अन्य मांगों को लेके उनके परिजनों द्वारा सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि ये सरकार एक संवेदनशील सरकार होने का दावा करती है। ये सरकार गरीबों के, ST SC OBC के हितों की बात करती है, लेकिन मुझे दुखी होकर बताना पड़ रहा है कि पिछले 6 माहों से ये घटनाक्रम एक कार्तिक भील जो सिरोही का, इसके साथ 19 दिसंबर 2022 को मारपीट हुई। 8 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और इलाज के दौरान 1 जनवरी
2023 की इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से उन मुलजिमों के गिरफ्तार को लेके उससे पहले इस व्यक्ति ने कई थानों में, जैसे कि शिवगंज थाना है, सांडेला जो पालिका थाना है, उस थाने में उन्होंने मुकदमा रिपोर्ट दी थी कि मेरे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और अंत में उस आदमी को जान गंवानी पड़ी। आज मुख्य विषय यह है कि वो धरना दे रहे हैं, तो मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि उसकी डेथ होने के बाद सामाजिक संगठनों द्वारा, हमारे द्वारा, वहाँ के स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा वहाँ धरना दिया गया और मुख्य मांग रखी थी कि एक मकान जो है उसका 1970 के आसपास उसका मकान बना हुआ है, 1980 में विद्युत कनेक्शन है। एक तरफ सरकार गांवों के संग, प्रशासन के संग, शहरों के संग पट्टे देने का दावा कर रही है, लेकिन 1970 से जो मकान बना हुआ है उस मकान का अभी तक पट्टा नहीं मिला है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि एक डेलीगेशन बने, उस परिवार की जो मांगे हैं इन मांगों को माना जाए और मांग के जो सम्मानजनक, क्योंकि एक महिला और उसके जो छोटे बच्चे और उसका बुजुर्ग बाप आज भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सिरोही जिला मुख्यालय से 6 महीनों से तड़प रहा है माँ, तो उनकी मांगों को मानते हुए उनकी मांग पूरी करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। बलवान पुनिया। महोदय, राज्य सरकार ने पिछले 4.5 साल में कई अटकी हुई भर्तियों को पूरा करने का काम करा है, लेकिन आज भी पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के बकाया 6029 पदों को भरा जाना बाकी है। शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री से जो लोग चयनित हो गए उनको बाहर जांच कर बाहर करने की जरूरत है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 को पूर्ण करने की मांग करता हूं। विद्या संबल योजना में कॉलेजों में तुरंत प्रभाव से सहायक आचार्यों को नियुक्ति देकर के कॉलेजों में सुचारू शिक्षा व्यवस्था पूरी करने की मांग करता हूँ। शिक्षा विभाग में तुरंत प्रभाव से डीपीसी कर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा करके सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा, शिक्षण व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। 3500 व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र परिवर्तित व्यावसायिक शिक्षा योजना में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में पिछले 8 सालों से लगातार सेवा प्रदाता ठेकेदार एजेंसी कंपनी के माध्यम से विद्यालयों में जो सेवाएं दे रहे हैं, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। योजना 1 जुलाई 2023 से हटाए जा करके व्यावसायिक प्रशिक्षकों को विद्यालय भेजे जाने के आदेश करने, शोषणकारी व्यवस्था ठेका प्रथा को निरस्त करके प्लेसमेंट एजेंसी को खत्म करके संविदा शिक्षा के रूप में इनको लिया, इनकी सेवाएं ली जाएं। पंचायत सहायक भर्ती 2017 को पूरा करा जाए। प्लेसमेंट एजेंसियों के टेंडर निरस्त करके बजट घोषणा के अनुसार जो रैक्सो कंपनी बनाने की बात की गई थी उसको पूरा कर नियुक्ति दी जाए और एससी की महिलाएं जो अदर राज्य से यहाँ ब्याहता होकर के आई हैं उनके एससी के प्रमाण पत्र को माना जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। श्रीमती अनिता पटेल। महोदय, आपने स्थगन के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान की जो कांग्रेस की सरकार है उस सरकार के बारे में यदि कुछ शब्द कहूं तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लूटो, कमाओ और खाओ, यह इस सरकार की नियति रही है पिछले 4.5 सालों से। कांग्रेस की सरकार में यही चल रहा है। कांग्रेस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। आपकी योजना है। देखो, मैं आज 4 बिल है अनिता जी, प्लीज बी स्पेसिफिक, जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द बोले, अपने भूमिका बनाएंगे तो टॉपिक नहीं हो पाएगा, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी फूड पैकेट के लिए। मैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट की बात कर रही हूँ। और जिस तरह से पिछले दिनों में मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी ने आपस में जो विवाद हुआ है, आप कैसे, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 203 और 204 के अनुसार बजट के विनियोजन विधेयक में जो मद पहले से तय है, उस मद को यदि आपको चेंज करना है तो आपको विधानसभा में वो प्रस्ताव लाना पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते आप खाद्य मंत्री जी से वो प्रस्ताव लेकर के कोऑपरेटिव को दे देते हैं, कोऑपरेटिव से फिर वो प्रस्ताव लेकर के आप जिला कलेक्टर को दे देते हैं और अब तक वो योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। और अब अंत में आप कह रहे हैं कि हम 300 रुपए जो है लाभार्थी के खाते में डाल देंगे। तो ये है क्या चीज? आप इतना करप्शन क्यों करना चाहते हैं? क्यों इस जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को लुटाना चाहते हैं? मैं माननीय सभापति महोदय आपको इतना निवेदन कर, अध्यक्ष महोदय देखिए,
आपने इस संबंध में कोर्ट में पिटीशन दायर हुई है। राज्य सरकार के इस अवैधानिक निर्णय के कारण से जो कंडीशंस आपने टर्म उसकी बनाई है, टेंडर की जो कंडीशंस बनाई है, उन कंडीशन के बिंदु संख्या 5 और बिंदु संख्या 15 में कम से कम 50 करोड़ की सप्लाई का अनुभव रखने वाला इस टेंडर में भाग ले सकता है। पहले तो आप राज्य स्तर पर टेंडर करना चाहते थे, फिर आपने एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को दे दिया, अब दूसरे मंत्रालय से आपने जिला कलेक्टरेट को दे दिया। जिला कलेक्टरेट में भी जिस टेंडर को आपने किया है उस टेंडर में 50 करोड़ की सप्लाई की आपने मिनिमम बाध्यता रखी है। मुझे ये पूछना है सरकार से और सदन के नेता से कि ये 50 करोड़ की बाध्यता रख करके आप किस निजी व्यक्ति को लाभ देना चाहते हैं, किस दूसरे तरीके से आप इसको पहुंचाना चाहते हैं। और इसी वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लाभार्थी है वो इंतजार कर रहा है कि उनको कब फूड पैकेट मिलेगा, लेकिन सरकार फूड पैकेट देने के लिए कोई चिंतित नहीं है, सिर्फ उसमें कमीशन कैसे हम बना पाए उसकी चिंता आपको है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये टेंडर में जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले को आप जो है इस घोटाले से जनता पूरी तरह से त्रस्त है और ये घोटाला ही आपकी सरकार को लेकर के जाने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहूंगा। श्री सुभाष पुनिया। सारी कार्य योजना शुरू नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी, अभी ये इस पे अन्नपूर्णा पे बात चल रही थी 2023-24 के बजट में निःशुल्क राशन अन्नपूर्ण फूड पैकेट वितरण के बारे में। अभी अनीता जी ने बताया कि 203-204 के अनुच्छेद में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस विभाग को बजट आवंटन होता है वो ही विभाग वो खर्च कर सके, लेकिन इस भ्रष्टाचार की आमदनी के चक्कर में दो विभाग आपस में उलझ रहे हैं। वो तो कहता है मैं बांटूं, वो कहता है मैं बांटूं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना और क्या होगा। अब आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रोज अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि फूड पैकेट दिए जाएंगे, कभी कहते हैं कि इनका पैसा सीधा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होगा। बड़ी शर्म की बात है। जिस विभाग को वितरण का कार्य दिया जा रहा है उसके ऊपर तो पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, फिर भी ऐसी कोशिश की जा रही है। और कौन सा विभाग इस योजना को लागू करेगा, इसका निर्णय नहीं होने से आमजन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और केवल मात्र लाभान्वितों को शब्द बाग दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। तो क्या मैं समझता हूं कि इस तरह की घोषणा कोई व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, मेरा एक हमारे झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी की नगर पालिका का मामला है। उसमें सीधा कलेक्टर ने जांच में अध्यक्ष को दोषी माना है कि एक भ्रष्ट वहां के जनप्रतिनिधि जो म्यूनसिपैलिटी में है अध्यक्ष, उन्होंने एक 4 दीवारी तोड़ी है कॉलेज की और कलेक्टर ने सीधी कार्रवाई यहाँ डीएलबी में दे रखी है। आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। धन्यवाद। इतना ही कहना मेरे को। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व विधायकों ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है। उन्हीं की बात को बढ़ाते हुए मैं आपको ये पूछना चाहूँगी और वाकई में ये जानना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार के ऊपर जब हम बात शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करें, ये अभी तक भी क्लियर नहीं है। या तो हम ये बात करें कि योजना भवन के बेसमेंट में अलमारी में 2.5 करोड़ रुपए क्यों मिले, या 135 ब्लैकलिस्टेड कंपनियों ने क्या किया, और या फिर 70,000 सैलरी पाने वाले जयपुर डिस्कॉम के सहायक लेखा अधिकारी दीपक कुमार गुप्ता के पास 20 करोड़ नहीं, आउटसाइड दिस मैं उसी पर आ रही हूँ। आई एम सॉरी, पहले किस पे बोलना है? इस ओनली अन्नपूर्णा के अन्नपूर्णा के फूड पैकेट पर ही आ रही हूँ। आई विल नॉट अलाउ इट, बी स्पेसिफिक। अध्यक्ष महोदय, अन्नपूर्णा के फूड पैकेट पर ही मैं आ रही हूँ, लेकिन साथ में अपनी एक बात रखते हुए मैं उस बात पर आ रही हूँ। कल ओला ली थी मैंने अध्यक्ष महोदय, और राजस्थान सरकार की एक गाड़ी जिसका नंबर है RJ14CE 9362। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गाड़ी ओला में चल रही है और राजस्थान सरकार को पता भी नहीं होगा कि उनकी गाड़ी ओला के लिए आ रही है। तो इस तरीके की स्थिति है तो कैसे जनता ये एक्सपेक्ट करे कि फूड पैकेट सॉरी, एक्सट्रीम सॉरी, अंकित नहीं होगा। अगला
आप बोल रहे हैं आरटीटीपी एक्ट पे जनरल पे बोल रहे हैं। मैं जनरल पे नहीं बोल रही हूँ। आई विल नॉट अलाउ इट प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है, अपना इश्यू अलग और बोले प्लीज। आई विल नॉट अलाउ इट। श्री प्रताप सिंह, ये बहुत गलत परंपरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, पर मुझे दुख है कि ये नीति तो कोसों दूर चली गई और ये सारी की सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और खुद मंत्री और एमएलए ही सरकारी पार्टी के इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। चूँकि मामला पोषाहार से संबंधित है, मेरे पास और भी बातें कहने को है, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कानफेड के द्वारा माननीय सदस्य, आई विल नॉट अलाउ इट विच इज बियॉन्ड दिस, प्लीज गो थ्रू इट। माननीय लीडर ऑपोजिशन, बी स्पेसिफिक। आई कैन नॉट अलाउ इट विद इन द आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस। मैं मैक्सिमम आपको बोलना है अन्नपूर्ण, आपने लिखा क्या, मैं बोल दूं तो अन्नपूर्णा बोलना, आप बाल विकास में जा रहे हैं। आई विल नॉट अलाउ इट। अन्नपूर्णा में ही बोल रहा हूँ। आप बाल विकास बोल रहे हैं, अन्नपूर्णा आप अन्नपूर्णा बोले, आरटीटीपी एक्ट पे अन्नपूर्णा पे जो बोलना बोले आप। अन्नपूर्णा में अन्नपूर्णा एक तो आपकी वजह से आधा तो वैसे ही भूल जाते हैं साहब क्या बोलना है। अब पूरा भूल जाओ, धन्यवाद। प्लीज। मेरा निवेदन यह है कि साहब जो भ्रष्टाचार जो पोषाहार में हो रहा है उसके मामले में मैं निवेदन करना चाहता था। थोड़ा भाषा में इधर उधर परिवर्तन हो सकता है, पर मेरी मंशा यही है कि पोषाहार के मामले को उजागर करूं। मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा, आप बैठे आराम से, पोषाहार का अलग लेके मैं अलाउ करूंगा, अभी इस पर नहीं करूंगा। हाँ तो आपको बोलना है अन्नपूर्णा पे, आरटीटीपी एक्ट पे तो बोले। चलो अन्नपूर्णा में बता दूंगा। कानफेड द्वारा 1000 रुपये का प्रति वर्ष के लिए अन्नपूर्णा का ठेका दिया गया 15 मार्च 2022 को। कहाँ ठेका दिया अभी? जबकि ये निविदा 1 वर्ष के लिए नहीं 5 वर्ष के लिए थी। माननीय सदस्य, फिर आप आरटीटीपी अन्नपूर्णा पे बोल रहे, किस पे बोले, समझ नहीं आ रहा मेरे। आप गाड़ी मराइंदर जी, गाड़ी अटकी हुई है इनकी। तो माननीय सदस्य, आपके बाद दोबारा है, आरटीटीपी एक्ट के अंतर्गत अभी सरकार ने कलेक्टर लेवल पर ये काम करने का काम किया। आप कहाँ टेंडर हो रहे हैं, किसकी बात करें? महिला नहीं, जो आप बेटा अपने आराम से बैठे। अगर कोई चोर है और चोरी करके ले गया और साल भर पहले आप चोरी है, चोर तरीका आरोप लगा कर लिख के सीधा आरोप है। आई विल नॉट सेट अ रॉन्ग एग्जांपल। आई विल नॉट अलाउ इट। आपको बोलना है अन्नपूर्णा एक्ट पर तो अलाउ है, नहीं तो धन्यवाद बैठे आप। आई विल कॉल दिस। 1 मिनट। चलो अन्नपूर्णा में आपने कलेक्टर्स को पावर दे दिए, पर कलेक्टर्स टेंडर रोक के कैसे बैठे हैं? उनको आज ही खुल जाना चाहिए था, कल ही खुल जाना चाहिए था, कल ही खुल रहे। क्या कारण से वो दबा के बैठे? यह सरकार की बिली भगत नजर नहीं आती? इस पर मंत्री जी बताएं कि जो जहाँ पर जिस जिले में टेंडर नहीं खुले कब तक खुल जाएंगे, और वर्क ऑर्डर जिनकी लोएस्ट रेट है उनको टेंडर कब तक दे दिया जाएगा? धन्यवाद। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय में बहुत गंभीर मामला आपके सामने चाहता था। सतीश पुनिया जी, तो आप इसका जवाब तो दिलाओ साहब, कब तक जवाब के लिए अपन जगह बैठे, आप आराम, सीनियर आदमी है, स्थगन प्रस्ताव पर जवाब की व्यवस्था कर रखी है अपन ने पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थगन प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है उसमें संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार में किस तरीके से पनपा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट उसका एक उदाहरण है ज्वलंत तरीके से। पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार के राज में पनपा, कोई महकमा अछूता नहीं था। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो पब्लिक डोमेन में विचार करती है कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है। सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट की जो योजना थी वो उसी भ्रष्टाचार को पनपाने की एक सुनियोजित तरीके की साजिश थी। पहला,
ये योजना यदि 2018 में आती तो खुशी होती कि किसी गरीब के घर में अन्न का दाना जाएगा, लेकिन जो सरकार कोरोना के कालखंड में दवाई खा जाए, कफन खा जाए, उस सरकार से किस न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में जिस तरीके से अदालत में फटकार लगाई, जिस तरीके से आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन करके उसकी धज्जियां उड़ाकर किसी संस्था विशेष को, कंपनी विशेष को फायदा देने के लिए सरकार के गरीबों के कमाई के पैसे पर डाका डालने की कोशिश की, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है ये सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट वोटर्स को लुभाने की योजना तो है ही, लेकिन अपने चहेतों को लाभ देने की भ्रष्टाचार की ज्वलंत उदाहरण साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, ये करप्शन सर्वे कहता है। राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, उसी का नतीजा है। ऐसा लगता है ये सरकार जिस तरीके से अन्नपूर्णा फूड पैकेट माफिया है, भू माफिया, दवा माफिया, तबादला माफिया, खान माफिया, पर्यटन माफिया, परिवहन माफिया, शिक्षा माफिया, प्रदूषण माफिया, शराब माफिया, खेल माफिया, जेल माफिया, राजनीति माफिया, ये माफिया, वो माफिया, सब माफिया, ऐसी सरकार का तो सत्यानाश जाए तो भी कम है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस सरकार के दौरान इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना में भ्रष्टाचार का जो तांडव खड़ा किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये फैसला जरूर करेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की अदालत में इस सरकार के भ्रष्टाचार के हाथ रंगे हुए हैं, और इसलिए ये सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। ये सरकार अली मानी सदा 295 राम प्रताप कासनिया 295 नहीं है तो आप जाइए वारमान भाई, हेलो करें, बोलना आपको 295 बोलना है। माननीय राम प्रताप कासनिया साहब क्या कर रहे हो? मिस्टर राम प्रताप कासनिया बोल रहा हूँ साहब। बोलिए बोलिए, बोलना शुरू करिए। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ की तहसील सूरतगढ़ में पिछले 50 वर्षों से किसी भूमि की खातेदारी 1955 मंत्री जी हो गया, बोलने दो उनको। सरकार से जवाब चाहते हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर चुप है, इसलिए सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम इस विरोध में बहिर्गमन करते हैं। बोलिए बोलिए राम प्रताप का क्या करूं मैं, बोलूंगा नहीं। बोले राम प्रताप का बोलिए। बोलिए राम प्रताप का 1955 के बाद के खातेदारी लेने के लिए वर्षों से टकटकी लगाए बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, इंतजार कर रहे हैं अधिकारी, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। प्रस्तावित वन विभाग, प्लानिंग क्षेत्र, रकबा तरमीम नहीं है, जबकि नगरपालिका क्षेत्र सूरतगढ़ में पेराफेरी क्षेत्र के अंदर भू माफिया किसी की भूमि खरीद कर 2 दिन में ही खातेदारी पैसे के बलबूते पर ले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी की भूमि औने पौने दामों में खरीद ली और नियमों के विपरीत जाकर सब कानूनों को धत्ता बताकर पैसे के बलबूते पर खातेदारी प्राप्त कर ली, जबकि नगरपालिका क्षेत्र में जो ओरिजिनल काश्तकार वर्षों से खातेदारी लेने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं, तहसील के आगे लंबे समय से धरना भी लगाए बैठे हैं। इसके साथ साथ नगरपालिका क्षेत्र से बाहर
ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ 6-7 गांव वंचित है। गांव के नाम रंगमहल, सोमासर, गांव मालेर, गांव पीपासर वगैरह। सरकार से मैं बार बार खातेदारी देने की मांग करता आ रहा हूं। राजस्व मंत्री जी, आप किसान के बेटे हो, अगर आप भी इन काश्तकारों को खातेदारी प्रदान नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा? अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन काश्तकारों को तुरंत खातेदारी प्रदान करें। सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर ध्यान दें। जो इसमें लिखा है वही पढ़िए, वही पढ़िए, बाहर नहीं। थैंक यू। अब तो रोड़े की बेल्ट चढ़ गई। जो इसमें लिखा है वही। पर फिर ही मैं राजस्व मंत्री जी बार बार कहूं, द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।